Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, today we are going to discuss about the physiology of the digestion. फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन को डिस्कस करने से पहले मैं आप लोगों से इसकी एनाटॉमी को थोड़ा सा डिस्कस करना चाहूँगा ताकि आप फैमिलराइज हो जाए। इसमें सबसे पहले एलिमेंट्री कैनाल होगी। एलिमेंट्स के कंपोनेंट्स में एलिमेंट्री कैनाल है। एलिमेंट्री कैनाल माउथ से स्टार्ट होती है, एनस के ऊपर जाकर उसमें से टर्मिनेट होती है। इन स्पाइट ऑफ दिस इसके अंदर एक्सेसरी ऑर्गन्स मौजूद होंगे। इसकी फिजियोलॉजी को समझने से पहले आप इसकी एनाटॉमी से फेमिलियर होना आपका ज़रूरी है। तो दैट्स वाई मैं आप लोगों को इसी से फेमिलराइज कर रहा हूँ कि इसमें से क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं। जो एलिमेंट्री कनाल है, दिस इज आल्सो कॉल्ड द गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक और जीआई ट्रैक भी कहा जाता है। जीआई ट्रैक के जो उसमें से बेसिक कंपोनेंट्स हैं जो एक सीक्वेंस में पाए जाते हैं, दैट इज द वन ऑफ द माउथ। सेकंड इसमें से इसके बाद आ जाएगा फेरेंक्स, दिस इज द इसोफेगस एंड द स्टमक, एंड इन स्टमक के बाद आ जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन, आफ्टर दैट लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम एंड द एनल कैनाल। ये इसके एक सीक्वेंस के अंदर पाए जाने वाले कंपोनेंट्स हैं। यू कैन लुक हियर, दिस इज अ स्टार्ट फ्रॉम हियर एंड टर्मिनेट एट द एनस। ये ऑल इसके कंपोनेंट्स हैं। इन स्पाइट ऑफ दिस देयर इज एक्सेसिव ग्लैंड्स व्हिच इज अदर पार्ट्स। वो एक्सेसिव ग्लैंड्स हैं, वो इसका बेसिकली पार्ट नहीं है, लेकिन इसके मोवन ग्लैंड उसको समझा जाता है। इसमें से सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे माउथ को, बक्कल कैविटी का, विच इज आल्सो कॉल्ड द ओरल कैविटी। ओरल कैविटी के दो पार्ट्स हैं, एक को सुपीरियर जिसको रूफ कहते हैं, एक इन्फीरियर जिसको उसका फ्लोर कहा जाता है। जो सुपीरियर पार्ट है, इस पार्ट के अंदर दो चीज़ें मौजूद होंगी। इसमें आप टच भी करके दे सकते हैं। इसमें सबसे इंटीरियर पार्ट इसमें पैलेट है जिसको हम कहते हैं हार्ड बोनी पैलेट। इसका जो पोस्टीरियर पार्ट है उसको हम कहते हैं सॉफ्ट पैलेट। तो सुपीरियरली बक्कल कैविटी बोनी पैलेट और मस्कुलर सॉफ्ट पैलेट से मिलकर बनी होती है। इन्फीरियरली अगर नीचे वाला पार्ट देखें बक्कल कैविटी का फ्लोर को देखें, इसमें से मस्कुलर टंग होगी। इन स्पाइट ऑफ मस्कुलर टंग सॉफ्ट टिश्यू ऑफ द फ्लोर ऑफ द माउथ मौजूद होंगे, ये भी आपको मालूम है, आप इसको भी एनालाइज कर सकते हैं। इसकी जो लाइनिंग होगी म्यूकस मेम्ब्रेन की, इसमें से टंग की, या उसमें से जितने भी सॉफ्ट टिश्यूज पाए जाते हैं बक्कल कैविटी के अंदर, इसमें से म्यूकस मेम्ब्रेन इन सारे स्ट्रक्चर को लाइन करेगी। और इसके जो म्यूकस मेम्ब्रेन है, इनके अंदर क्या चीज़ें मौजूद होगी, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम मौजूद होती है, उसके ऊपर इसकी लाइनिंग मौजूद होगी। अब इनका काम क्या होगा, इनके अंदर म्यूकस सेक्रीटिंग ग्लैंड्स पाए जाते हैं जो इनकी लाइनिंग्स को लुब्रिकेट करते हैं, और इसके फ्रिक्शन रिड्यूस करने के लिए इसमें से म्यूकस मौजूद होती है कि जब फूड को अच्छी तरह च्यू किया जाएगा, उस च्यू के दौरान कहीं ऐसा ना हो कि फूड के पार्टिकल स्टक हो जाएं, वो अच्छी तरह उसको लुब्रिकेट किया जाए, उनके दरमियान फ्रिक्शन फोर्स को रिड्यूस कर दिया जाए। सेक्रेटिंग म्यूकस सेक्रेटिंग ग्लैंड्स भी इसके अंदर एग्जिस्ट करते हैं। दिस इज द बक्कल कैविटी का एक ओवरऑल स्ट्रक्चर दिया गया है, इसके अंदर ये ग्लैंड्स भी शो किए गए हैं। म्यूकस इसमें ओरल कैविटी के अंदर सबसे पहले तो हम जिक्र करेंगे टंग का। टंग के अंदर जो पाए जाने वाले मसल्स हैं, दिस इज कॉल्ड द वॉलंटरी मसल्स। आप चेक कर सकते हैं, अपने आप तो मूव नहीं करती, लेकिन इसको मूव करने के लिए हमारी विल का होना जरूरी होता है। अब ये टंग होती है, ये फ्री नहीं होती, एंटीरियर पार्ट फ्री होता है। जिसका पोस्टीरियर पार्ट होगा वो थ्रोट के अंदर एट द बेस लाइन थ्रोट देयर इज प्रेजेंट द वन a very important bone which is called the hyoid bone. इस hyoid bone के साथ टंग posteriorly connected होती है। ये एक ऐसी बोन है हमारे स्केलेटल सिस्टम के अंदर जो किसी और बोन के साथ कनेक्टेड नहीं। इसका मतलब ये कोई और जॉइंट नहीं बनाती, ये सिर्फ ओनली वन बोन है हमारे स्केलेटल सिस्टम के अंदर। जो फ्यूकस मेम्ब्रेन की फोल्डिंग्स होती हैं, इंफीरियर पार्ट ventral part of the tongue, it is called form a structure which is called the frenulum. Frenulum structure बना लेते हैं। और जो सुपीरियर सरफेस है उसके ऊपर स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम, यानी ऊपर वाला पार्ट स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम सेल पर इसमें मुश्तमिल होता है। और स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम जो इसकी मौजूद होगी, जो उसका डॉर्सल पार्ट होगा टंग का, उसके ऊपर मल्टीपल न्यूमरस पेपिली पाए जाते हैं। ये पेपिली उसमें से होते हैं, इसके ऊपर टेस्ट बर्ड्स पाए जाते हैं जो हम टेस्ट की रिकग्निशन के रिस्पॉन्सिबल होते हैं। दिस इज अ लुक हियर, दिस इज द इंफीरियर सर्फेस, नीचे वाली सर्फेस है टंग की। नीचे वाली सर्फेस के टंग को अगर आप हार्ड बोनी पैलेट के साथ टच करते हैं, यू कैन लुक हियर द स्ट्रक्चर विच इज कॉल्ड फ्रेन्यूलम। ये यहां पर एग्जिस्ट करेगा।
And next we discuss and we move to the salivary glands. There are three basic major salivary glands pair in our buccal cavity. In spite of this, numerous salivary glands, up to the 1,000, existed in the salivary, in our buccal cavity. One of them is the parotid, which this is the largest salivary gland, situated on each side of the face, जस्ट बिलो द ऑडिटरी अकॉस्टिक मीटस, जहाँ से ये हमारी ईयर कनाल स्टार्ट होती है, इसके यहाँ से फ्रंट के ऊपर यहाँ से मौजूद होगा. दिस इज कॉल्ड द पैरोटिड ग्लैंड्स. पैरोटिड ग्लैंड जो अपनी सेक्रीशन प्रोड्यूस करेगा, जिसको हम जो कुछ सलाइवा का उसमें से कॉन्स्टिट्यूएंट होगा, पार्ट होगा, सलाइवा बना रहा होगा, उस डक्ट्स को स्टेंसिल्स डक्ट का नाम दिया जाता है. और ये अपनी जो स्टेंसिल्स डक्ट्स है, ये अपर सेकंड अपर मोलर के लेवल के ऊपर अपनी सेक्रीशंस को बक्कल कैविटी के रूफ के ऊपर उसमें से पोर करेगी, ताकि बक्कल कैविटी को की जो रूफ है उसको भी लुब्रिकेट किया जा सके. ये सीरस टाइप ऑफ द ग्लैंड्स है. ये ग्लैंड्स में सीरस टाइप का मतलब इसमें से होगा, ये अपनी कलरलेस सेक्रीशन प्रोड्यूस करेगा. ये इसकी जो सेक्रीशंस होगी वो ब्लड प्लाज्मा से आइसोटोनिक होगी, और इसके अंदर एंजाइम भी मौजूद होगा. वो एंजाइम अल्फा अमाइलेज है जो स्टार्च के डाइजेशन का रिस्पॉन्सिबल है. इसके अंदर म्यूकस प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स नहीं पाए जाएंगे. दैट्स व्हाई इससे सेक्रीशन इज द सीरस ग्लैंड, इसको दैट्स व्हाई सीरस ग्लैंड का इसको नाम दे दिया जाता है. दिस इज द पैरोटिड सैलिवरी ग्लैंड्स. ये पैरोटिड सैलिवरी ग्लैंड्स हैं. ये इसकी स्टेंसिल्स डक्ट्स हैं. ये डक्ट्स सेकंड अपर मोलर के लेवल के ऊपर उसमें बक्कल कैविटी के अंदर जाकर उसमें से ओपन हो रही होती है, ताकि माउथ के पोस्टीरियर पार्ट को भी लुब्रिकेट किया जा सके. और ये ग्लैंड्स को हम कैसे भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं. समटाइम जो मम्प्स होते हैं, ये मम्प्स इन्हीं पैरोटिड सैलिवरी ग्लैंड की स्वेलिंग की वजह से हो जाते हैं, जिसको कनपेड़े कहा जाता है. एंड अदर सैलिवरी ग्लैंड, दिस इज कॉल्ड द सब मैंडिबुलर. जिसे सब मैंडिबुलर है. दिस इज आल्सो कॉल्ड सब मैक्सिलरी. सब मैंडिबुलर और सब मैक्सिलरी. दिस व्हाट इज द लोकेशन ऑफ दिस? ईच साइड ऑफ द फेस अंडर द एंगल ऑफ द जॉ, वहां पर मौजूद होगा, बिहाइंड द जॉ. इसमें टू सब मैंडिबुलर डक्ट्स होती हैं फ्रॉम ईच साइड. जिसको कहते हैं वार्टन्स डक्ट्स. ये वार्टन डक्ट्स इसकी होती हैं, ये ईच साइड से इसमें से निकलती हैं, और ये माउथ के फ्लोर के पास ऊपर ओपन जाकर इसमें से होती हैं. इसकी जो सेक्रीशंस होती है वो मिक्सचर होती है सीरस फ्लूइड का और म्यूकस का. आपको मैं डिफरेंस बता चुका हूँ. जो सीरस फ्लूइड है ये कलरलेस होता है, इसके अंदर म्यूकस मौजूद नहीं होती और एंजाइम इसके अंदर मौजूद होगा. और इसके साथ ये मिक्सचर होता है दोनों का. सीरस फ्लूइड भी इसके अंदर मौजूद होगा. इट आल्सो कंटेन द म्यूकस. म्यूकस भी मौजूद इसमें से होती है. Approximately 65 to 70% saliva produced by this submandibular or submaxillary gland. Although ये साइज में इतना बड़ा नहीं, लेकिन 65 to 70% सलाइवा की प्रोडक्शन का ये रिस्पॉन्सिबल इसमें से होगा. लुक हियर, दिस इज द सबमैंडिबुलर. दिस इज अ सबमैंडिबुलर. अब इसमें से सब मैंडिबुलर या सब मैक्सिलरी इसको कहा जाता है. और ये इसकी इसमें से एज ए डक्ट्स आती है, सब मैंडिबुलर डक्ट्स, जिसको हम नाम दे देते हैं वार्टन्स डक्ट्स का. ये इसमें से मौजूद होगी. थर्ड वन ग्लैंड इसमें से आ जाता है सब लिंगुअल ग्लैंड्स. लिंगुअल स्टैंड फॉर टंग, जिसे हम कहते हैं दैट पर्सन इज बाइलिंगुअल, कि उसमें दो जुबानें बोल सकता है. वो उर्दू में बात कर सकता है, सराइकी, पंजाबी, इंग्लिश और अरबिक में भी बात कर सकता है, कोई और जुबान में बात कर सकता है. लिंगुआ मीन स्टैंड फॉर टंग. सब मीन बिलो. द ग्लैंड्स आर द पेयर ऑफ ग्लैंड्स सिचुएटेड अंडर द टंग. इसका द सब लिंगुअल ग्लैंड्स. दिस ग्लैंड्स लाइज अंडर द म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द माउथ फ्लो. न्यूमरस स्मॉल डक्ट्स इसके अंदर मौजूद होती हैं. न्यूमरस स्मॉल डक्ट्स को टर्म्ड एज डक्ट्स ऑफ द जीविनस. बहुत सारी स्मॉल न्यूमरस डक्ट्स के अंदर पाई जाएंगी, विच इज कॉल्ड डक्ट्स ऑफ द रेविनस. और इसमें से जो छोटी छोटी डक्ट्स आपस में कंबाइन होंगी, देन दे कंबाइन टू फॉर्म अ लार्जेस्ट मेजर डक्ट्स विच आर द बार्थोलिन डक्ट्स. बार्थोलिन डक्ट्स कहते हैं जी मेजर डक्ट्स है, जो कि डक्ट्स ऑफ रेविनस से कंबाइन होकर इसमें से मिलती हैं. और ये भी माउथ के फ्लोर में ओपन होता है. इसकी जो सेक्रेशन होती है मेनली म्यूकस इन नेचर होती है. सिर्फ म्यूकस मौजूद हो, एंजाइम मौजूद नहीं है, सीरस मौजूद नहीं है. अप्रॉक्सीमेटली 5% सलाइवा की प्रोडक्शन ये करता है. 5% सलाइवा की प्रोडक्शन सब लिंगुअल करता है.
और इस ग्लैंड को समालस ग्लैंड कहा जाता है और इसकी शेप एलमंड शेप इसमें से होती है. यू कैन लुक हियर, दिस इज अ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ थ्री. दिस इज द पैराटिड्स, दिस इज द सबमेंडिबुलर, दिस इज द सबलिंगुअल. ये मल्टीपल इसके डक्ट्स हैं, इसको जिसको डक्ट्स का नाम दिया डक्ट्स ऑफ लेविनस. ये डक्ट्स आपस में कंबाइन होती हैं, कंबाइन होकर एक मेजर डक्ट्स बनती है. दिस इज इसमें से जो मेजर डक्ट इसमें से होगी उस मेजर डक्ट को हम कहेंगे दैट इज द बार्थोलिन डक्ट्स. Now we are move to the structure of the salivary glands. अब इसमें से जो salivary glands है, this is each salivary gland is surrounded by the fibrous capsule. This fibrous capsule consists of the number of lobules. These lobules are made up of small acini lined with the secretory cells. I will show you in the diagram. ये देखें, fibrous capsule पूरे glands के ऊपर मौजूद होगा. इसके ऊपर इसमें स्मॉल लोब्यूल्स मौजूद इसमें से होते हैं. दिस इज कॉल्ड द स्मॉल लोब्यूल. इसके अंदर मौजूद होते हैं जो लोब्यूल्स होते हैं, एक पूरी लोब्स को लोब्यूल्स मेड ऑफ एसिनाई, स्मॉल एसिनाई. दिस इज अ एसिनस, दिस इज एसिनस, दिस इज एसिनस. एसिनस की जो लाइनिंग्स हैं ये भी एसिनस है, ये पूरा एक लोब कहलाएगा. ये उसमें से सीरस एसिनस, एसिनस है, पूरा मिलकर एसिनस बनाते हैं. एसिनस की जो लाइनिंग्स होती हैं वो लाइनिंग सेक्रेटरी नेचर होती हैं. ये सीरस एसिनस है, ये उसमें से म्यूकस एसिनस है. ये इसकी लाइनिंग सीरस प्रोड्यूस करेगी, इसकी लाइनिंग म्यूकस प्रोड्यूस करेगी. यहाँ पर मिक्स्ड हैं, सीरस भी हैं और इसके अंदर म्यूकस भी एसिनस में मौजूद हैं. इनकी सेक्रेशन डायरेक्टली एक कॉमन डक्ट के अंदर इसमें पोर कर दी जाती है. दिस इज अ कॉमन डक्ट. इसके अंदर सीरस एसिनस की और म्यूकस एसिनस की दोनों सेक्रेशन की कलेक्टिवली इसके अंदर आ जाती हैं. ये ज्वाइन होने के बाद एक लार्जर डक्ट बना लेता है. दिस इज अ लार्जर डक्ट, दिस इज अ स्ट्रेट डक्ट, दिस इज अ लार्जर डक्ट. अब इसमें से एक लिब्यूल्स का जो कॉन्सेप्ट था ये यहाँ से मैंने आपको यहाँ से रिप्रेजेंट करने की कोशिश करूँगा. ये स्मॉल लिब्यूल्स हैं, ये इसके ये सेक्रेटरी सेल्स हैं, ये इसके से डक्ट्स हैं. ये पूरे का पूरा एक लिब्यूल को रिप्रेजेंट कर रहा है और इसमें से ये डक्ट्स हैं. ये डक्ट्स आपस में कंबाइन होकर एक मेजर डक्ट को आपस में कंबाइन कर रही हैं. ये उसमें सेक्रेटरी सेल्स हैं, ये इसके एसिनाइड्स हैं. कंपोजिशन ऑफ द सलाइवा. सलाइवा इज इक्वल टू सलाइवरी ग्लैंड सेक्रेशन प्लस स्मॉल म्यूकस सेक्रेशंस. कलेक्टिवली इसको सलाइवा का नाम दे दिया जाता है. और इसमें से ये जो स्मॉल म्यूकस सेक्रेशंस हैं, दीज सेक्रेशंस आर ग्लैंड्स आर द ओरल म्यूकोजा. जो ओरल म्यूकोजा में म्यूकस ग्लैंड्स पाए जाते हैं इन स्पाइट ऑफ द सलाइवरी ग्लैंड्स, उनकी कलेक्टिव सेक्रेशन को हम सलाइवा का नाम दे देते हैं. अबाउट 1.5 लीटर ऑफ सलाइवा पर डे प्रोड्यूस होता है इन द नॉर्मल हेल्थी पर्सन, बट इट कैन बी वेरिएबल. इसकी नेचर वेरी कर सकती है, फूड की नेचर पे डिपेंड कर सकता है. अगर हम ऐसे फूड को इंटेक करते हैं जो सॉलिड है तो सलाइवा ज़्यादा प्रोड्यूस होगा फॉर इट्स लुब्रिकेशन. अगर लिक्विड फूड को इंटेक करते हैं उसको लुब्रिकेट करने की ज़रूरत नहीं है तो सलाइवा की प्रोडक्शन भी इसमें से कम हो जाती है. इसकी जो कंपोजिशन है, इसकी कंपोजिशन में वाटर मौजूद होगा जो कि 90% तक होगा. मिनरल साल्ट्स मौजूद होंगे, सलाइवरी अमाइलेस होगा जिसको टाइलन का नाम भी दे दिया जाता है. म्यूकस मौजूद इसके अंदर होगी. एंटी मैक्रोबियल सबस्टेंस दैट इज इम्यूनोग्लोबुलिन मौजूद होगी और एंजाइम लाइसोजाइम मौजूद होगा विच इज एंटी बैक्टीरियल विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ब्रेक डाउन ऑफ द बैक्टीरिया सेल वॉल. क्योंकि अगर बैक्टीरिया हमारे बक्कल कैविटी के अंदर आ जाते हैं जो कि नियर अबाउट 40,000 के करीब हमारे बक्कल कैविटी में पाए जाते हैं, उनकी जो सेल वॉल है, जो उसमें से हार्मफुल बैक्टीरिया उनकी सेल वॉल को डिकम्पोज करने वाला लाइसोजाइम एंजाइम मौजूद होता है जो कि हमारे सलाइवा का कंपोनेंट्स है. इन स्पाइट ऑफ दिस इज आल्सो कंपोनेंट ऑफ टीयर्स कि अगर हमारे आइज में ही बैक्टीरिया चले जाते हैं तो ये लाइसोजाइम एंजाइम उनको भी डिकम्पोज कर देते हैं, उनकी सेल वॉल को डाइजेस्ट कर देते हैं ताकि बैक्टीरिया वहाँ पर प्रोलिफरेट ना कर पाए. अब इसमें से जो सलाइवल सेक्रेशन है इट इज अ कंट्रोल बाय ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, इसको कंट्रोल करता है. ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम कैसे करेगा? जो इसमें ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ बेसिकली टू पार्ट्स. वन इज द पैरासिम्पैथेटिक नर्वस स्टिमुलेशन है या पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है, उसमें पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन है. जब पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट किया जाएगा तो सलाइवा की प्रोडक्शन होगी. फॉर एग्जांपल प्रोफ्यूज सेक्रेशन ऑफ वाटर सलाइवा. जब पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम स्टिमुलेट होगा तो सलाइवा की प्रोडक्शन बढ़ जाएगी. क्योंकि जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है ये रेस्ट रूमिनेशन के लिए होता है, ये डाइजेशन के अंदर हेल्प करता है. जब इमरजेंसी सिचुएशन नहीं होती सलाइवा की प्रोडक्शन बढ़ जाती है. कभी आपने देखा होगा रात को सो रहे होते हैं मुंह से पानी बह रहा होता है, इट मीन रेस्ट एंड रूमिनेशन में पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम सलाइवरी ग्लैंड्स को एक्टिवेट कर देता है कि वो सलाइवा प्रोड्यूस करें.
दैट्स वाई ये स्लेवा की सेक्रेशन ज़्यादा प्रोड्यूस होगी, उसमें वाटर के कंटेंट ज़्यादा मौजूद हो गए हैं, म्यूकस कम होती है। तो ये आपको रात को ऑब्जर्व भी किया, कुछ पीपल्स के अंदर, सबके अंदर नहीं होता है कि स्लेवा में से वो अपने पिल्लों के ऊपर वाटर निकल रहा होता है माउथ से बाहर। लो कंटेंट्स ऑफ एंजाइम के कंटेंट्स इसमें से कम होते हैं, क्योंकि डाइजेशन उस वक्त माउथ तो नहीं कर, माउथ तो एम्प्टी होता है, लेकिन इसमें पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की स्टिमुलेशन स्लेवा प्रोडक्शन को इन्हांस करती है। ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस के अंदर मौजूद होंगे ये स्टिमुलेशन है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम उस वक्त एक्टिवेट होता है व्हेन वी आर इन द स्टेट ऑफ इमरजेंसी, जब हमें फाइट और फ्लाइट करनी होती है, उसका डाइजेशन में कोई किरदार नहीं होता। उसमें क्या होगा, स्मॉल अमाउंट ऑफ स्लेवा प्रोड्यूस होगा। हम उस वक्त कहते हैं इमरजेंसी सिचुएशन के अंदर हमारा माउथ खुश्क हो चुका है कि स्लेवा की प्रोडक्शन रुक चुकी है, वो हम इमरजेंसी सिचुएशन में होते हैं, क्योंकि स्लेवा की प्रोडक्शन तब होगी जब डाइजेशन करनी होगी। इमरजेंसी में डाइजेशन की जरूरत नहीं होती, अपनी लाइफ की सर्वाइवल होता है। दैट्स वाई उसे स्लेवा के कॉन्टेंट्स बहुत कम प्रोड्यूस होते हैं, जिस वजह से उस वक्त मुंह खुश्क हो जाता है। दिस इज अ रिच इन द, अगर प्रोडक्शन कम होगी बट इट इज अ कंसंट्रेटेड, इट इज ऑर्गेनिक मटीरियल में कंसंट्रेटेड होगा, स्पेशली फॉर द सब मैंडिबुलर ग्लैंड से प्रोडक्शन बढ़ जाती है। रिफ्लेक्स सिक्रीशन भी इसमें से एक्टिवेट करते हैं। हम इमेजिन करते हैं, हम बैठे हैं, सोचते हैं, या भूख है, हम चलते हुए देखते हैं, यार स्मेल करते हैं, यार कितनी फ्रेगरेंस आ रही है, उन चीज़ों को सोचकर भी माउथ से एलिवेट करना स्टार्ट कर देते हैं। जब इसमें से व्हेन देयर इज अ फूड इन द माउथ, ये रिफ्लेक्स है, माउथ में फूड होगी तो स्लेवा की प्रोडक्शन बढ़ जाएगी। साइड किसी चीज़ को देखते हैं, डिलीशियस है, अगर हम वो डिलीशियस को देखकर हमारी नज़र पड़ती है तो हमारे माउथ में वाटरिंग स्टार्ट हो जाती है। ये भी एक रिफ्लेक्स है, फेल गैर इरादी है, ना चाहते भी ऐसा हो जाता है। स्मेल, किसी चीज़ को स्मेल करके देखते हैं, अगर उसकी गुड प्लेजेंट स्मेल है तो हम कहते हैं यार क्या टेस्टी है, क्या कोरमा, क्या बिरयानी चिकन बन रहा है, तो हमारे माउथ में ये सोचकर वाटर आ जाता है। दिस इज ऑल्सो रिफ्लेक्स एक्शन, इट इज ऑटोमेटिक, नॉट अवर ऑन वे। एंड द थॉट ऑफ द फूड, अगर बैठे कुछ भी ना, खाली पुलाव बना रहे हो, सोच रहे हो और मुंह के अंदर पानी बाहर आता है, दिस इज आल्सो द थॉट ऑफ द फूड। स्टिमुलेट द फ्लो ऑफ द स्लेवा, ये सारे कंपोनेंट स्लेवा के फ्लो को स्टिमुलेट उसमें से कर रहे होते हैं। अब इसमें से केमिकल, दैट इज द फंक्शन ऑफ स्लेवा क्या होगा, किस लेवल के कंपोनेंट्स पे डिपेंड किया जाएगा। केमिकल डाइजेशन पॉलीसैकेराइड, यानी स्टार्च की डाइजेशन की जाएगी। इसके अलावा 4% का कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट हो जाते हैं माउथ के अंदर, अगर फूड को प्रॉपर्ली च्यू किया जाए। अगर कोई कंपटीशन नहीं हो, अगर कंपटीशन होता है, फूड कम होती है, बंदे ज़्यादा होते हैं, खाने वाले ज़्यादा होते हैं, उस वक्त चबाने की फिक्र नहीं होती। उस फिक्र किस बात की होती है कि फूड को मेस्टिकेट की जाए, पेट को भरा जाए। जब उसका प्रॉपर अच्छी वे इन्वेस्टिगेट करते हैं तो पॉलीसैकेराइड स्टार्च की 4% डाइजेशन बक्कल कैविटी के अंदर हो जाती है। स्टार्च इज अ पॉलीसैकेराइड। अमाइलेज, जिसको टाइलिन कहते हैं, वो स्टार्च की ब्रेक डाउन करेगा टू द मेल्टोज। मेल्टोज ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज इक्वल टू मेल्टोज। ऑप्टिमा पीएच जो होती है एक्शन स्लेवी अमाइलेज के लिए जो 6.8 है। जब इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाती है एट द टाइम प्रोडक्शन स्लेवा की पीएच इतनी ही होगी, 6.8 होती है। जब उसमें से इसमें कार्बन डाइऑक्साइड, ये बाइकार्बोनेट की वजह से मेंटेन होता है, जब कार्बन डाइऑक्साइड इसमें से निकल जाती है फ्रेश स्लेवा से, तो उसकी पीएच के अंदर एलिवेशन आ जाती है, इस टिक से बीसी की तरफ चली जाती है, 7.4 तक चली जाती है। जो स्लेवा पीएच है वो रेंज करती है 5 से 7.4, डिपेंड करती है रेट ऑफ फ्लो। जितना ज़्यादा उसका रेट ऑफ फ्लो होगा उतनी ज़्यादा उसकी पीएच होगी, उतनी ज़्यादा बेसिक इसमें से इन्वायरमेंट होगा। थैंक यू वेरी मच, आपने ये अंडरस्टैंड कर लिया होगा। और आखिर में आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।